हर फील्ड में ही आप एक्सपर्ट हैं। पॉलिटिक्स की बात हो तब भी बात कर लेते हैं, जर्नलिज्म हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, तमाम मामला पर। अब रिलीजन से हटके आपका कंटेंट इन चीजों की तरफ क्यों होता है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो कैपिटल टीवी और उनकी इंतजामिया का शुक्रिया कि उन्होंने मौका दिया कि मेरा मौकिफ मुझसे ही हासिल करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। जो आपने एक जनरल सवाल किया है, इसका जवाब फिर मैं जनरल देता हूँ कि मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो चीजें मजहब की कैटेगरी में फॉल कर रही होती हैं, सिर्फ उनको डिस्कस करता हूँ। और यकीनन हमारे मुल्क की जो सियासत है वो भी रियासत मदीना के नाम के ऊपर या किसी और मजहबी नाम के ऊपर, खा वो डिक्टेटर के दौर में हो या नवाज शरीफ साहब का जो शुरू वाला दौर है वो देखें आप, आईजेआई के नाम के ऊपर पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट जो कुछ बनाया गया, जब कभी मजहब के हवाले से बात होती है तो यकीनन जो मजहब की लेगेसी लोग लेके चल रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को गाइडलाइंस दें। तो वो सियासत पे बेसिकली गुफ्तगू नहीं हो रही होती, सियासत का वो वाला हिस्सा जो मजहब के साथ रिलेटेड होता है उसके ऊपर बात हो रही होती है। या पाकिस्तानी होने के नाते मैं चूंकि आईने पाकिस्तान का अदना सा स्टूडेंट हूं, तो आईने पाकिस्तान के हवाले से जो चीजें होती हैं मैं उनको डिस्कस करता हूं। उसका मकसद किसी पर्सनैलिटी की ना तो मुखालफत होता है ना किसी की सपोर्ट करना होता है। अच्छा इंजीनियर साहब, आप की कुछ बयानात सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, आपके अपने चैनल पर भी। पीटीआई चेयरमैन के हवाले से आपने कहा कि जो वो कहेंगे वो अब मानना पड़ेगा अब इस्टेब्लिशमेंट को भी। और एक बड़ा सख्त आपने बयान दिया कि कोर कमांडर्स जब तक तौबा तायब नहीं होते उस वक्त तक इनकी मर्जी नहीं चलेगी। लेकिन अब आपके स्टेटमेंट्स बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं, इसकी क्या वजह है? तासुर ये है कि आपको किसी ने कहा है कि आप इस तरह से करें? मेरी कोई स्टेटमेंट भी मुख्तलिफ नहीं हुई है, मेरी सारी की सारी स्टेटमेंट्स पुरानी है जो काट के लगाई जा रही हैं। ये अलग बात है कि उस वक्त पीटीआई वालों का चूंकि सोशल मीडिया का विंग स्ट्रांग है, उन्होंने अपने हिस्से का बयान लगा लिया और उसी इंटरव्यू में जो दूसरी बातें थी वो उन्होंने छोड़ दी जो आज लगाई जा रही हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये लोग यूज हो रहे हैं सियासी कुव्वतों के हाथों या गैर सियासी कुव्वतों के हाथों, क्योंकि ये जो आप बयान जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, काबे की छत वाला बयान, इसी बयान के अंदर मैंने खान साहब को कहा था ये जो आपने तरीका अडॉप्ट किया है अपनी गिरफ्तारी से भागने के लिए, आप जो कुछ अनफेयर मीन्स यूज कर रहे हैं, लोगों की शील्ड यूज कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। आपको कानून का सामना करना चाहिए, आप बड़े लीडर बन के निकलेंगे अगर आप जेल में जाएंगे। इसी तरीके से जिस वीडियो में मैंने, और ये वीडियो फरवरी 2023 की है, और मई 2023 की जो वीडियो जिसमें मैंने कहा था कि 22वें ग्रेड के ऑफिसर का कोई काम नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर के मुकाबले पे इस तरीके से अपने मामलात को लेके चले, उसे तो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्टिंग होना चाहिए। उसमें भी मैंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी, इसकी सारी जो लीडर्स की जो जो कंट्रीब्यूशन है, नवाज शरीफ साहब की, बेनजीर की, भुट्टो की, इमरान खान साहब की, मैंने सबका जिक्र किया था। तो इनमें से कोई भी वीडियो नई नहीं है, ये सब की सब वीडियोस, एक जो है वो जुलाई 2022 की है, 1.5 साल पुरानी, एक जो है वो फरवरी 2023 की है, और एक मार्च 2023 की है, एक मई 2023 की है। जो बिल्कुल रीसेंट है ना इमरान रियाज खान साहब के हवाले से, वो भी अगस्त 2023 की है, और उसकी निशानी है कि उसमें मैंने झंडा लगाया हुआ है 14 अगस्त की वजह से। उसमें भी जो हिस्से इनके खिलाफ थे वो उन्होंने आज निकाले हैं, और जो इनके खिलाफ नहीं थे, इनके हक में थे, उनको जानबूझ के उसमें से छोड़ दिया हुआ है। तो मेरा कोई भी बयान ताजा नहीं है, अल्लाह के फजल से ये सब के सब पुराने बयान है। ये जानबूझ के या तो किसी पॉलिटिकल जमात ने किया है और या फिर गैर सियासी किसी कुव्वत ने किया है कि ताकि मुझे जो है वो पीटीआई के खिलाफ खड़ा करें। आपने कुछ एंटी पीटीआई इसको कह सकते हैं हम, कुछ सहाफियों से आपकी मुलाकात हुई, उसमें आपने कहा कि हमारी आदि अकेडमी आपकी फैन थी और अब तो पूरी हो गई जब से इमरान खान को निकाला गया। ये बयान भी ट्विटर पर चलाया गया कि देखें इंजीनियर अली मिर्जा साहब ने किस तरह तो से। इसका मतलब आपने क्या लिया है इस, जब ये स्टेटमेंट की दी जाए तो इसका मतलब क्या है, वो आप बताएं, क्या आपने मतलब लिया है इसका? मेरा मतलब नहीं, मैं एक अवाम की बात करूं। ट्विटर पर तो नहीं, लोगों वो अवाम ने क्या मतलब लिया है? मतलब इसमें से जो मतलब निकलता है, मतलब मैंने एक स्टेटमेंट दी मैं ना। बता इससे सर ये तासुर गया लोगों में, जो उनकी खासतौर पर फॉलोइंग है,
कि जब तक वो प्राइम मिनिस्टर थे तो अली मिर्जा साहब या इस तरह के जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे वो तो उनके हक में बोलते रहे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनकी छुट्टी हो गई है या वो पता नहीं कितनी देर पाबंदी सलाह चल रहेंगे या वापस इख्तिदार में नहीं आते, तो अब हमने उनके साथ नहीं खड़े होना, ये तासुर लिया। नहीं नहीं, खान साहब की तो बात ही नहीं हुई इसमें, खान साहब तो कहीं डिस्कस नहीं हुए। मैंने उन सहाफियों को कहा है कि पहले तो आदि अकेडमी आपको सुनती थी, ठीक है, वो आदि अकेडमी जिसे ये पता था कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट में, लेकिन इमरान खान साहब चूंकि उनके आलाकार बने हुए थे, फैज हमीद अपने चक्कर में था, तो अब इमरान खान के निकाले जाने के बाद पूरी अकेडमी आपको सुनती है, क्योंकि उन लोगों को भी बात समझ आ गई है जो पहले ये समझते थे कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार होना चाहिए, यानी पीटीआई और खान साहब, ये मैंने बात की है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार थे जब प्राइम जी बिल्कुल आलाकार थे वो। ये मिस्टर सेम पेज कौन था? सेम पेज का क्या मतलब है? ये कौन था जो नैब के साथ मिलकर अपने मुखालफिन को जेलों में डलवाता था? ये कौन था जिसने उस वक्त जो है वो, मैं अरशद शरीफ शहीद साहब की जुबान में बात करूंगा, ये कौन था कि जिसने जो है आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी, एक तो डिक्लेयर दी और दूसरी भी अनडिक्लेयर्ड ऑफर की? वो कौन था जिसने काजी फायज ईसा साहब के ऊपर केस बनाया और आज हर बात के ऊपर यू टर्न ले लिया? और मैं उनको उस वक्त भी समझा रहा था कि ये आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देंगे, और देखें इंजीनियर साहब की बात ठीक निकली। सहाफियों का आपने जिक्र किया कि ये यूट्यूबर और सहाफी जनरल फैज हमीद से तनख्वाहें लेते रहे, उसकी तनख्वाहों पे पलते रहे और आज मुझे सिखा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये कौन से सहाफी या नाम लेंगे आप? नहीं, इनका नाम लेके ना फिर एक पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, फिर मैं उनके सारे बयानात ले आऊंगा। मैं आपको जनरल बात कर रहा हूं, वो तमाम सहाफी जो उस वक्त लोगों की ट्रोलिंग करते थे और वन साइडेड पिक्चर्स पेश करते थे, दूसरी साइड को टच भी नहीं करते थे, मैं उन सहाफियों की बात कर रहा हूं। और इनमें कोई भी मेरी नजर में मेन स्ट्रीम मीडिया का क्रेडिबल सहाफी इसमें शामिल नहीं है, सवाए इक्का दुक्का के। तो सर पता तो चलना चाहिए कौन एस्टेब्लिशमेंट के पेरोल पे, अगर आपको लगता है। देखे ना जी, जो उनके पेरोल के ऊपर है जी, जो उनके पेरोल के ऊपर है, ये तो वही बताए ना जी कौन उनके पेरोल के ऊपर है। चले मैं एक आपको बता देता हूं आपकी ख्वाहिश के लिए, मेजर आदिल राजा साहब, जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने फोन कर करके मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर लॉन्च किया, उनके कॉलम्स अखबारात में छपवाए, वो आज मास्टर बन के झूठी खबरें दे रहा है और मेरे बारे में वो कह रहा है मुझे आईएसआई ने जो है बुला के कोई डिक्टेशन दी है, मेरे बारे में बात कर रहा है जिसके ऊपर 11 एफआईआर हुई हुई है। मुझे अगर डिक्टेशन दी हुई हो तो 9 मई को मैं कंडेम कर रहा हूं। जो खान साहब जिन उलमा से दुआएं करवाते थे उनका तो कोई बयान नहीं आया। अरशद शरीफ शहीद के ऊपर और 9 मई के वाकयात के ऊपर जो भी आगे मामलात हुए, मेरी वीडियोस मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर तफसील के साथ आती रही हैं, और आज भी मैं जो 9 मई के अंदर जियो फेंसिंग में लोग पकड़े गए और आज तक नहीं छूट रहे, उनके लिए आवाज तो मैं ही बुलंद कर रहा हूं। इस तरह से आपका मौक़िफ़ है कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के अलाकार के तौर पर आए, अब मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं या मियां नवाज शरीफ बेहतरी लेकर आ रहे हैं? जी, नवाज शरीफ साहब का इस वक्त वही स्टेटस है जो 2017 में खान साहब का था। उस जमाने में भी एक लंदन प्लान था जो बाद में डिस्क्लोज हो गया। इस जमाने में भी मुबैना एक लंदन प्लान है, यकीनन वो भी बाद में डिस्क्लोज हो जाएगा अगर हुआ तो सेम वही मामला हो रहा है, बिल्कुल रेप्लिका हो रहा है। सिर्फ ये है कि ये 180 डिग्री हो गया, इधर वाले लोग इधर आ गए हैं, उधर वाले लोग इधर आ गए हैं, ये सब कुछ वही रिपीट हो रहा है। तो इस वक्त जो खान साहब उस वक्त थे वो इस वक्त नवाज शरीफ साहब है, फिल वक्त तो यही नजर आ रहा है, बाकी 2024 का इलेक्शन ही बताएगा। क्या एक मजहबी स्कॉलर को सियासत पर, मेंटल हेल्थ इश्यूज पर, घरेलू मामलात पर और इस तरह के तमाम इश्यूज पर बात करनी चाहिए? उसके पास इतना कॉन्क्रीट नॉलेज होता है? जी, सारों को तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मैं आपके साथ एग्री करता हूं, लेकिन जो बंदा मैकेनिकल इंजीनियर हो, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को जानता हो, जो ग्रेड 19 का ऑफिसर रिटायर्ड हो चुका हुआ हो, जिसका दीन के हवाले से भी नॉलेज हो, और जो इस्लाम को एक वे ऑफ लाइफ के तौर पर देखता हो, तो वो जाहिर है कि मियाँ बीवी के हुकूक पे भी बात करेगा, मुआशरे में फैलने वाली अनारकी के ऊपर भी बात करेगा, और बकौर डॉक्टर इकबाल के जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, तो वो सियासत में भी जो इस वाले मामलात हैं जो रिलीजन से रिलेटेड है उन पे बात करेगा। मेरे भाई, जब हमारे कंटेनर्स पे खड़े हुए लीडरों को लोग पीछे से कहें कि आप मजहबी टच दें थोड़ा सा, तो जाहिर है जब मजहबी टच हमारे पॉलिटिकल लीडर्स देंगे तो दूसरी तरफ जो दीन का काम करने वाले लोग हैं उनका ये काम है कि ये बताएं कि ये मजहबी टच को आप मजहबी टच ही समझे। इन लोगों के इन मामलात का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये लोग अपनी पॉलिटिक्स की खातिर 90s के अंदर आईजेआई बनाई एस्टेब्लिशमेंट ने,
बेनजीर के खिलाफ उस वक्त भी जो है वो इस्लाम का नाम यूज किया गया, उससे पहले जियाउल हक डिक्टेटर के जरिए इस्लाम का नाम यूज किया गया, और फिर खान साहब के रियासत मदीना के जरिए इस्लाम का नाम यूज किया गया। तो प्लीज इन पॉलिटिकल लीडर्स को आप मजहबी पेशवा ना बनाएं, और ना इनके कोलो फेल में जो तजाद है उसकी वजह से कोई दीन से मुतनफर ना हो, ना उम्मत मुसलमान का लीडर किसी को बना के पेश करें। ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं। सबसे बड़ी गलती पीटीआई चेयरमैन की क्या है आपकी नजर में? जो जी, सबसे बड़ी गलती ये है उनकी कि जो उन्होंने अपनी किताब में एस्टेब्लिशमेंट के बारे में लिखा था 2001-2 के अंदर, जो उनके ख्यालात थे मुशर्रफ साहब की आमरीत के खिलाफ, माजरत के साथ जब वो हुकूमत में आए तो सब कुछ उन्होंने बैकफुट पे डाल दिया। फिर वो उसी तरीके से रवायती जो खानदानों की हुकूमतें हैं, भुट्टो खानदान की, शरीफ खानदान की, वो उसी सिस्टम का हिस्सा बन गए और वो भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए इस्तेमाल हो गए। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूं निकाले जाने से पहले की। निकाले जाने के बाद प्रैक्टिकली इस वक्त जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, वोट को इज्जत दो, ये सारे का सारा बयानिया इस वक्त खान साहब के हाथ में है। और मैं खान साहब का सपोर्टर उसी वक्त बनाऊं जब वो निकले हैं। उससे पहले जो मैं उनका दिफा करता था, वो जो तौहीन मजहब का इल्जाम है ना, उसके अगेंस्ट करता था। वो आज भी नवाज शरीफ साहब पे भी कोई तौहीन मजहब का इल्जाम लगा के देखे, कोई किसी काफिर पे भी लगा के देखे, इंजीनियर साहब मैदान में उतरेंगे। वो मेरी पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं थी। मेरी पॉलिटिकल सपोर्ट उनके लिए उस वक्त आई है जब उन्होंने वो पुराना रास्ता छोड़ के एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया इख्तियार किया है। सिवाय एक 9 मई वाला जो मामला है ना, वो उनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, जो उन्होंने शुरू में उल्टा तीर बगल में ले लिया, जिसे कहते हैं कि उन्होंने फौरन कहा जी जब मेरे साथ ऐसा होगा फिर इसका रिएक्शन तो आएगा। बाद में फिर वो उसको लेपा पोती करते रहे, लेकिन वो चीज अभी कवर नहीं हो रही है। बाद में उन्होंने कहा कि मैं तो अंदर था, मैंने नहीं करवाया, लेकिन शुरू में जो उनसे गलती से बयान निकल गया वो उनके गले का कांटा बना हुआ है। उसको 99 पे वो जो सांप काटा है ना, वो वाला मामला जो है ना 9 मई वाला, वो अलग से है। उसके अलावा प्रैक्टिकली खान साहब का बयानी है वही बयानी है जो किसी जमाने में बेनजीर भुट्टो का था, जुल्फकार अली भुट्टो का था, नवाज शरीफ साहब का था। और मेरा ख्याल है, मैं अपनी जात की हद तक तो मैं कहूंगा, किसी को कायल तो नहीं करूंगा, 2024 तक अगर वो अपनी इस बात पे कायम रहे तो इंशाल्लाह मैं अगले इलेक्शन में खान साहब को वोट डालूंगा। आपके स्टेटमेंट्स हैं कि कोर कमांडर्स को काबे की छत पर जाकर जब तक माफी नहीं मांगते, तो एक बड़ी एंटी स्टैब्लिशमेंट वेव थी और उसमें आपने भी बात की, आपका भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। तो आप ये नहीं समझते कि बहुत से लोग बोल रहे थे, वोकल थे एस्टैब्लिशमेंट के सियासत में किरदार को लेकर, और यकदम फिर वो खामोश हो गए 9 मई के बाद जो रिस्पॉन्स आया बड़ा एग्रेसिव एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से? जी देखें, वो इसलिए खामोश हो गए कि 9 मई का वाकया, मैं पाकिस्तान के लिए तो इसे 9/11 समझता हूँ, सीधी सी बात है। एस्टेब्लिशमेंट से हमारा लाख इख्तलाफ, फौज तो एज ए इदारा तो हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। बयान क्यों दे रहे थे? क्या चीज? आप कोर कमांडर्स के बारे में इतना सख्त बयान फिर क्यों दे रहे थे? उसका तो 9 मई से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो बयान तो जो है वो मार्च 2023 का है, उसका इससे तो ताल्लुक नहीं था। और वो बयान भी ऐसे नहीं था। मैंने ये कहा था कि इस वक्त जो पब्लिक की पल्स बन चुकी है खान साहब के निकाले जाने के बाद, अगर ये तमाम कोर कमांडर्स काबे की छत पे खड़ा होके ये हलफ दें कि आंदा पॉलिटिक्स में दखल नहीं देंगे, तो शायद ये कौम जो है वो कबूल करे। यानी वो कोड़ा जो पहले एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होता था लोगों को गद्दारे वतन कहने का, माजरत के साथ, वो अब प्रैक्टिकली इमरान खान साहब के हाथ में आ चुका है। तो एस्टेब्लिशमेंट से भी मिस हैंडलिंग हुई। उन्होंने जानबूझ के गद्दारे वतन के जो कोड़े हैं वो बरसाए मुहिब्बे वतन लोगों के ऊपर। और खान साहब भी बाजुकात उनकी गुफ्तगू से ऐसे मामलात हो जाते हैं कि वो भी गुलूफ कर जाते हैं। उन्हें चाहिए कि वो कोड़ा अगर उनके हाथ में आया ना, तो वो भी उस तरीके से ना बरसाएं, बल्कि बाकी लोगों को, पॉलिटिशियंस को अपने साथ लेके चलें। देखें, अब खान साहब को मैंने तो गन पॉइंट पे नहीं कहा कि आप मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ बंदे भेजें और शुक्रिया अदा करें जो उनके बयान के ऊपर। तो देखें, खान साहब ने जेलों की सलाखों के पीछे जाके सीखा है ना, तो ये कुछ और अरसा भी रहेंगे, मजीद सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला, और एक मैच्योर लीडर बन के निकलेंगे इंशाअल्लाह। इलेक्शन में देख रहे हैं पीटीआई चेयरमैन को आप 2024 में? मैं तो समझता हूं कि पीटीआई को इजाजत होनी चाहिए। देखें, एक तरफ हमारी स्टैब्लिशमेंट, हमारे आर्मी चीफ जो हैं, कोई भी आर्मी चीफ हो, वो हर दफा ये कहते हैं कि हम तालिबान को भी कौमी धारे में लाना चाहते हैं, ये पॉलिटिकल जमात बनाए। पीटीआई तो पहले ही एक पॉलिटिकल जमात थी, वो ऑलरेडी एक सियासी धारे में थी, तो उसे क्यों मजबूर किया जा रहा है इस हवाले से कि वो नॉन स्टेट एक्टर बन जाए? 9 मई में मिस हैंडलिंग हुई, लेकिन जो इसके पीछे लोग थे जिन्होंने इस तक ये मामला सारा पहुंचाया, वो लोग तो अभी भी अपने घरों में बैठे हुए हैं, और जो लोगों के आम बच्चे जो बेचारे मिस यूज हो गए वो जेलों में सड़ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
तो मुझे तो फिल वक्त नजर नहीं आ रहा कि खान साहब के लिए कोई स्पेस है अगले इलेक्शंस के अंदर। इंजीनियर साहब, 102 लोगों पर मुकदमा है तकरीबन 9 मई के हवाले से, और बहुत सी इसमें खवातीन जो सोशल वर्कर्स हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो भी इस वक्त पाबंद सलासन हैं। सनम जावेद का तैयबा राजा एक मुकदमे में एक जेल से वो रिहा होती हैं, फिर गिरफ्तार हो जाती हैं। खवातीन को लेकर आप समझते हैं कि कुछ नरमी होनी चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए इस केस में? देखिए जी, अगर कोई जुर्म किसी ने किया ना, क्या कहता है जी? हाँ जी, दीन तो ये कहता है कि जुर्म जिसने किया ना, तो जुर्म की सजा तो उसे मिलनी चाहिए। इसमें कोई शख्स मर्द औरत का फर्क ना करे। अलबत्ता जो ह्यूमन डिग्निटी है, तो यकीनन औरतों के हवाले से इस्लाम में जरा सख्ती के साथ कहा गया कि उनकी ह्यूमन डिग्निटी का ख्याल रखना है। ज़ाहिर है वो पिसा हुआ तबका है हमेशा से। इवन आज के इस दौर में भी यूरोप और अमेरिका बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्होंने भी तो औरत को कमोडिटी बना दिया है। वो भी बेसिक राइट्स उन्होंने नहीं दिए हैं जो वो क्लेम करते हैं। बहरहाल पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है। मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैंने कई दफा, बल्कि रात को भी मेरी आईजी जो पंजाब है डॉक्टर उस्मान साहब, एक प्योर जेंटलमैन है, मैं उन्हें पर्सनली जानता हूं। उनके जो एक करीबी ऑफिसर है उनके साथ राब्ता हुआ फोन के ऊपर। तो मुझे कहने लगे डॉक्टर साहब के लिए कोई आपका पैगाम तो बताएं। मैंने कहा उनके लिए पैगाम मेरा ये है कि भाई मरने के बाद अल्लाह को मुंह दिखाना है। जो लोग बेगुनाह जियो फेंसिंग के अंदर कैद हो गए हैं, उनके केसेस भी नहीं लग रहे, शनाख्त परेड वाला मामला भी आगे नहीं चल रहा, और उन बेचारों की कोई वकीलों की फीस देने के लिए भी घर में कुछ नहीं है। खुदा के लिए उन लोगों को तो जल्द अज जल्द छोड़ें और मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं मुकदमात को। इनको लिंगर ऑन ना करें, ये कोई तरीका नहीं है। अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाएंगे? तो मैं तो हर जगह ये आवाज बुलंद कर रहा हूं, और आज से नहीं कर रहा, मैं 9 मई से कह रहा हूं। बड़े बड़े जो बयानिए वाले लोग थे वो खामोश हो गए। मैं आज तक ये कह रहा हूं कि अगर हम अपने उन बड़ों को सजा नहीं दे सकते जिनकी वजह से ये छोटे बच्चे जो हैं वो मिस यूज हो गए, तो हमें छोटे बच्चों को भी दरगुजर करके छोड़ देना चाहिए। एक बड़ी कंट्रोवर्सी आई खातून अव्वल की जो करीबी दोस्त हैं फराह गोगी साहबा, फरज शहजादी साहबा, उन पर बैंक में उनके करोड़ों अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। फिर एक इंटरव्यू आ गया बनीगाला के कंट्रोलर का, उन्होंने कहा कि मुझे बुशरा बीबी ने कहा ये 3 करोड़ रुपया खान साहब के आप अकाउंट में जमा करवा दें, उनको पता नहीं था। आप समझते कहीं ना कहीं नुकसान खान साहब को उनके अपने घर से भी पहुंचा है, उनकी अहलिया की तरफ से, या उनकी जो आगे कनेक्टिविटी थी कि आज वो तोशाखाना में भी फंसे हुए हैं और बाकी मामला भी हैं? खान साहब के ब्लंडर्स की एक लिस्ट है जी, और कुछ तो उन्होंने मान लिए हैं अपनी वीडियो में, मसलन जस्टिस काजी फाइज ईसा वाला इशू, और इसी तरीके से उस वक्त के आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने वाला मामला, और जो उनकी अखलाकी चीजें हैं वो तो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, वो एक बिल्कुल पर्सनल लेवल के ऊपर बातें होंगी। सिवाय जो कंटेनर पे उनकी जुबान थी उसके ऊपर भी हमारी रिजर्वेशन है। बाकी उनसे कई एक चीजें गलत हुई हैं, लेकिन अगर आप मुझसे बीइंग मैकेनिकल इंजीनियर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुलाजिम की हैसियत से, मैं 19 ग्रेड में मैंने रिटायरमेंट ली है, तो मैं आपको बताऊं सबसे जो सेंसिटिव इशू है, ये आपकी वीडियो में भी रिकॉर्ड रहेगा, वो साइफर केस है। क्योंकि जब कोई शख्स एक इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर होता है, उससे ये बात पता होती है कि जब बंदा कोई ओथ लेता है ना, अब मसलन मैं एटॉमिक एनर्जी के एक इदारे में था, तो मुझसे अगर कोई ड्राइंग की कॉपी गुम गई ना, तो वो बकौल हमारे उस वकील साहब के, फिर मैं तो बढ़ गया, सीधी सी बात है। क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मसला है कि किसी से इस तरह का डॉक्यूमेंट जो एक नेशनल सिक्योरिटी से ताल्लुक रखता हो, फिर आपको पता है अमेरिकन अखबार में भी छप गया। अब खान साहब ने खुद एफआईए को कहा है कि मुझसे वो गुम गया। अब ये गुम जाना तो ये एक बहुत खतरनाक नहीं बल्कि खतरनाक मसला है, जिससे खान साहब की कांपे टांगनी चाहिए। ये बहुत बड़ा उनसे ब्लंडर हो गया है। बाकी सारे केसेस जो है ना, उसमें तो कोई ना कोई रिलीफ वाले चांस बन जाएंगे, लेकिन जो ये साइफर वाला मामला है ना, इसमें अगर कोई रिलीफ हुआ तो शायद नेक्स्ट आने वाला कोई प्राइम मिनिस्टर ही देगा। स्टैब्लिशमेंट मेरा ख्याल है इसमें कोई भी उनको रिलीफ देने के लिए फिल वक्त मुझे नहीं नजर आ रहा तैयार है। शेर अब्दुल बरवत साहब का आपने कोट किया जुमला, उन्होंने आपके बारे में बड़ा एक सख्त बयान दिया, सुना है? जी जी, कोई नहीं, आप बताएं, मुझसे जवाब ले लें। और मेरा तो कैपिटल टीवी से गिला है कि उन्होंने चला भी दिया मेरे बारे में, मुझसे तो पूछे ना। बरवत साहब कहते हैं कि कवाल का जो हमनवा होता है, 7 तालियां बजाता है, वो किरदार इस वक्त इंजीनियर अली मिर्जा साहब अदा कर रहे हैं। बिल्कुल, ये उनको मैं शेर साहब को बड़े अदब से जवाब दूंगा कि शेर साहब आपके साथ मैं 100% एग्री करता अगर ये मेरी वीडियोस नहीं होती। अगर ये मेरी वीडियोस वही पुरानी वीडियोस हैं जिनमें से आपकी पार्टी ने क्लिप काट के अपने हक में यूज किए मैं, तो यार इतना बड़ा झूठा इल्जाम तो ना लगाएं। आज तक 9 मई के बाद सिर्फ मैं अकेला बंदा हूं जो आप लोगों नॉन पीटीआई के, जो आप लोगों के लिए आवाज बुलंद कर रहा है कि आपको भी स्पेस मिलनी चाहिए। लिहाजा जो मेरे पुराने बयानात, तो अब आपको देखना चाहिए ये बयानात किसने काट के, क्या आपके सियासी मुखालफीन
या गैर सियासी मुखालफीन ने मेरे पुराने बयान निकाल के आपको इस बात पे कहीं मजबूर तो नहीं किया कि आप मेरे बारे में कोई ऐसी बात करें और मैं भी गुस्से में आके आपके बारे में ऐसी बात कर दूं? तो मैं ऐसी बात बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं आज भी उसी बात के ऊपर कायम हूं कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में कोई रोल नहीं होना चाहिए। मैंने 2013 में खान साहब को वोट दिया था, लेकिन 2014 में जब वो कंटेनर पे चढ़े मैंने खान साहब को पॉलिटिकली छोड़ दिया था। अलबत्ता जब वो उतारे गए फिर मैं उनके पॉलिटिकल व्यूज के साथ एग्री करता हूं, सिवाय 9 मई वाले इशू के। लेकिन जो मैं पहले दिफा भी जितना करता था वो मजहबी जो उनके ऊपर कार्ड खेला गया, मैं उस हवाले से दिफा करता था और वो मैं सबका करूंगा। इवन किसी काफिर के ऊपर भी मजहबी कार्ड यूज किया जाएगा ना, सबसे पहले मैं दिफा पे आऊंगा। इसी वजह से मुझे गालियां खानी पड़ती हैं मजहबी तबके की कि इंजीनियर सब सेकुलर के नुमाइंदे हैं। तो अगर आप इसको सेकुलरिज्म समझ रहे हैं ना तो ठीक है, फिर मैं सेकुलर हूं। बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे ने खुदकुशी की, बहुत अफसोस सदमा सबको पहुंचा। उसके बाद कुछ जो रिलीजन कंटेंट बनाने वाले हैं उन्होंने ये कहा कि क्या मोमिन डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया कि मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं उनका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि जिस तरह से आप है और बाकी दीन भी ये कहता है कि दीन के रास्ते में सुकून है, ज़हनी तौर पर भी आप मुतमईन होते हैं। क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज को कंट्रोल करने का या जांचने का पैमाना रिलीजन है कि अगर ये बंदा रिलीजियस है तो ये प्रॉब्लम में नहीं है? आप क्या क्यों कहें? नहीं? प्रॉब्लम तो हुई है, साहबा कराम को भी प्रॉब्लम्स हुई हैं इस तरह के मोमिन को, कि नमाजी को हो सकता है मेंटल जी हेल्थ। जी हो सकता है। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा रिबटल करूंगा। सबसे पहले तो तारिक जमील साहब के साथ जिस तरह मिस हैंडलिंग की मजहबी तबके ने भी और दूसरी तरफ सेकुलर्स ने, ये बहुत ज्यादती वाली बात है। मैंने देखे डायरेक्ट उनको फोन किया, वो भी तीसरे दिन, क्योंकि मुझे पता था शुरू के दिनों में वो गम की कैफियत में होंगे, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर उन्होंने रात को मुझे खुद फोन किया, मुझे कहने लगे बेटा आपका फोन आया था। मैंने कहा सर मैं किसी से नहीं पूछता, आपसे 3 सवालात करता हूं। नंबर 1 मुझे ये बताइए आपके बेटे ने खुदकुशी की है या नहीं? उन्होंने कहा नहीं उसने खुदकुशी नहीं की। मैंने कहा नंबर 2 ये कि आपके बड़े बेटे ने बयान रात को जो जारी किया उसमें तो उसने खुदकुशी कहा था, उससे मिस हैंडलिंग हुई कि नहीं? उनका हाँ बेटा उससे मिस हैंडलिंग हुई है, उसने जल्दबाजी में बयान दिया, वो तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं था। नंबर 3 मैंने कहा कि अगर उसने खुदकुशी नहीं की तो उसकी हाथ में पिस्टल आपने क्यों दिया जबकि आपको पता था कि वो डिप्रेशन का मरीज है? वो कहते हैं कि ये पहले भी पिस्टल से खेलता था लेकिन हमें पता नहीं था इसमें इस वक्त एक गोली थी जो चल गई। और मैं तारिक जमील साहब की बात को इस एतबार से सेकंड करूंगा क्योंकि जब भी कोई बंदा खुदकुशी करता है तो वो सर में गोली मारता है। उसके सर में गोली नहीं लगी, सीने में लगी है। ऐन मुमकिन है कि वो यही बात हुई हो जो वो कह रहे हैं और हमें उन्हीं का वर्जन मानना चाहिए। अगर तारिक जमील साहब का जो बेटा है कोई वो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी होता ना या कोई मुल्क का साइंटिस्ट होता तो फिर हम कहते हैं कि तहकीकात कराएं। अभी उनके वालिद के कहने के ऊपर ही मानना चाहिए, उनसे ज्यादा उनका कोई हमदर्द नहीं है। उनके साथ जो कुछ ये सलूक किया गया ये बहुत बुरा सलूक है और मैं इसे बिल्कुल कंडेम करता हूं। तारिक जमील साहब के साथ जो कुछ ऐसा मामला हुआ और मैंने इसमें नहीं बोलना था, इसके बावजूद मैं 1 हफ्ते मैंने इंतजार किया और मैंने जब देखा कि ये मामला इतना बिगड़ गया फिर मैं बोलूं। वो ऑलमोस्ट 1 मिलियन पे मेरी वीडियो पहुंच चुकी है, पौने 2 घंटे की। मैंने एक एक चीज अपने तराजू में रख के बड़ी ईमानदारी के साथ इसको बयान किया और माशाल्लाह तारिक जमील साहब ने उसे अप्रिशिएट किया।